मेरे प्यारे छात्रगण, 10वीं कक्षा की तृतीय भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम संधि हिंदी व्याकरण के सबसे महत्वपूर्ण भाग माने वाले संधि के बारे में हम पिछली कक्षा में अध्ययन किए थे और पिछली कक्षा में हम दीर्घ संधि तथा गुण संधि के बारे में चर्चा किए थे। आज की कक्षा में बाकी संधियों के स्वर संधि के बाकी प्रकारों के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। मैंने कहा था कि आपको ಒಂದು ಕೊಬ್ಬು ಬಂದ್ರೆ ज्यादा से ज्यादा यह गुण संधि के लिए उदाहरण है और जब दीर्घ स्वर से बीच का शब्दों में समझ लीजिए देव आ गया, इसमें पहला और लास्ट निकाले तो बीच में यदि दीर्घ स्वर रहे तो उसका स्प्लिट किया और सही संधि विच्छेद किए तो शब्द का अर्थ सही रहा तो उसे दीर्घ संधि दे सकते हैं। मीन्स उसका अर्थ सही हुए तो यहाँ दीर्घ स्वर आए तो आपको यहाँ करना है। उसी तरह गणेश ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗುಂಪು ಬಂದರೆ ಸೊ ಗಣೇಶ लगभग 90 से 90 to 95% यह गुण संधि के लिए उदाहरण है। क्यों 5 प्रीफिक्सेस नहीं है इसके बारे में हम बाद में विसर्ग संधि को देखते हुए देखेंगे। बच्चों, गुण संधि और दीर्घ संधि के बारे में डाउट्स नहीं है ऐसा मैं मानता हूं। आगे का बात है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि वृद्धि संधि हिंदी संधियों के संधि के प्रकारों में स्वर संधि के प्रकारों में एक है। यहां देखिए जिस तरह गुण संधि में अ आ के बाद में ई आए तो एक आ के बाद में उ आए तो ओकार, अ के बाद में उकार आए तो अकार आने वाले हैं। उसी तरह वृद्धि संधि में अ आ के बाद में प्लस ए आई आए तो आई का, अ के बाद में ओ औ आए तो औकार, आए तो उसे हम ವೃದ್ಧಿ ಸಂಧಿ कहलाते हैं। ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗುಣ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಂಬು ಇರ್ತದೆಯೋ ಈ ವೃದ್ಧಿ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೊಂಬುಗಳು ಇರ್ತದೆ। ಯಾವ ರೀತಿಯ ಗುಣ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಗುಣ ಒಂದು ಕೊಂಬು ಅದು एक सी ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೊಂಡು ನಿಮಗೆ विस्तृतವಾಗಿ ಹೇಳೋಣ। उसका विवरण देखना है तो यदि अ या आ के बाद ए आई आए तो दोनों के स्थान में आई तथा अ या आ के बाद ओ औ आए तो दोनों के स्थान में औ हो जाता है। इसे हम वृद्धि संधि कहलाते हैं। वृद्धि संधि कहलाते हैं। वृद्धि संधि कहते हैं। याद रहना है बच्चों, यह अत्यंत आसान है। बहुत आसान संधि के प्रकारों में यह अत्यंत आसान है। उदाहरण देखेंगे किस तरह यह रहते हैं। एक प्लस एक इसको कंबाइन किए तो और संधि शब्द बनाए तो एक एक प्लस एक आपको याद रहना है। एक प्लस एक यहां देखिए अकार अंत में एक पहला है, यहां ऐकार आया है, याद रहना है। उसी तरह आते हैं वन प्लस औषध, वन प्लस औषध वनौषध
सी अकार, अवकार, अवकार याद कर लेना है। यहां अनेक शब्द है, देखिए कोई भी शब्द ले लीजिए, यहां ಎರಡು ಕೊಂಬು ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, पहला शब्द कट ಮಾಡೋಣ, ಎರಡನೇ शब्द ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಎರಡನೇ शब्द ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೊಂಬುಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವೃದ್ಧಿ ಸಂಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು मैक्सिमम ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ। आपको संधि विच्छेद कर कर ही देखना है, अंत में आपको संधि विच्छेद कर कर ही देखना है। पहले आपको 5 में से एक पहले फाइंड आउट करना है ना, वैसे ऐकार आए तो अवकार आए तो आपको वृद्धि संधि लिखना है, या मालूम हुआ ना। उसी तरह शब्द है एकैका, मतैक्य, सदैव, महेश्वर्य, परमौज, वनौषध, महोजस्वी, महौषधि, यह सभी किसके लिए उदाहरण है? वृद्धि संधि के लिए उदाहरण है। आपको मालूम हुआ ऐसा मैं मानता हूं। दीर्घ संधि के लिए दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, गुण संधि के लिए ಒಂದು ಕೊಂಬು, ವೃದ್ಧಿ ಸಂಧಿ के लिए ಎರಡು ಕೊಂಬು, ಹಾಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಸಂಧಿಗೆ एंड संधि ಏನು? एंड संधि के बारे में चर्चा करना है तो बच्चों, यहां वृद्धि संधि किस तरह महत्वपूर्ण है, उसी तरह एंड संधि भी एक महत्वपूर्ण भागों में एक माना जाता है। इसमें गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि में पहले यहां दीर्घ संधि, वृद्धि संधि और गुण संधि में तो आ ही रहते हैं, बस एंड संधि में आपको आ ही नहीं रहते हैं। आ नहीं तो ई नहीं तो उकार आते हैं पहले शब्दों के अंत में। जैसे पहले शब्दों के अंत में आ ई और नहीं तो उ आते हैं, वह एंड संधि के लिए। बाद में आपको याद रहना है, बाद में जब शब्द बनाते हैं ना, उस वक्त यकार नहीं तो वकार नहीं तो लकार वत्तक्षर के रूप में आते हैं। ಒತ್ತಕ್ಷರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಒತ್ತಕ್ಷರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನೋಡಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ, ಇಲ್ಲಿ ಯಕಾರ, ಯಕಾರ ಇದು ಒತ್ತಕ್ಷರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ। अर्थ आयता? अर्थ आयता जो कहते हैं एंड संधि का नियम देखेंगे, नियम देखने के बाद में आपको ही मालूम हो जाते हैं। यहाँ है वृद्धि संधि। दीर्घ संधि के बारे में कोई कुछ भी समस्या नहीं है, गुण संधि के बारे में डाउट्स ही नहीं है, और वृद्धि संधि के बारे में भी डाउट्स नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। और आगे का संधि के बारे में चर्चा करेंगे। एंड संधि, एंड संधि बच्चों, यह यण संधि जैसे नाम ही कहते हैं यण, यकार यण संधि है, उसी तरह इस संधि में ಒತ್ತಕ್ಷರ ಬರಬೇಕಾದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ। क्या क्या है? यकार, वकार नहीं तो ऋकार। ज्यादा से ज्यादा यकार नहीं तो वकार वत्तक्षर के रूप में आते हैं। देखेंगे हम यण संधि के बहुत सारे उदाहरणों को देखते हुए। यदि ई ई उ रू के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का यकार, उ का वकार और ऋ का
रकार हो जाता है। याद रहना है। देखिए दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि में हम देखे हैं कि दीर्घ संधि के पहला शब्द में अ, आ, ई, उ, पहला शब्द रहते हैं। वही गुण संधि में पहला शब्द अ नहीं तो आ, वही वृद्धि संधि में अ नहीं तो आ। अब यह संधि में आपको देखना है तो पहला शब्द के अंत में या दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, अब एंड है। देखिए पहला शब्द के अंत के स्वरों में अंत में क्या रहना है। देखिए दीर्घ स्वर में यहां रहते हैं, गुण संधि में यहां रहते हैं, दीर्घ संधि में यहां रहते हैं, गुण संधि में यहां रहते हैं, वृद्धि संधि में यहां रहते हैं। देन यट संधि में क्या रहता है, आ नहीं आते हैं हम, ई उ नहीं तो रुका आते हैं। याद में रखना है आपको, यहां तीन के लिए आ आते हैं, लेकिन यट के लिए लास्ट शब्द में आ नहीं आते हैं। याद रखना है। पहला शब्द जब स्प्लिट करते हैं ना, संधि विच्छेद करते हैं ना, पहला शब्द के अंत में यह स्वर ही रहना है। यट संधि बनाना है तो संधि विच्छेद करने के बाद में ई रहे तो उसके बदले में यकार उत्तर शब्द के रूप में आते हैं। ई रहा तो यकार उत्तर शब्द के रूप में आते हैं, और उ रहा तो वकार उत्तर शब्द के रूप में आते हैं, और रू रहा तो रकार उत्तर शब्द के रूप में आते हैं। याद रहना है, याद रहना है। बाकी सब हम दूसरा जो स्वरों के दूसरा शब्द के पहला जो शब्द अक्षरों के बारे में देखना है तो यहां देखिए गुण संधि में ई का रहा तो ए का, उ का रहा तो ओ का, और ऋ का रहा तो अब का रहते हैं। यहाँ ए आई का रहा तो ऐ का, ओ का रहा तो औ का, दूसरा शब्द के पहले। यहाँ गुण संधि में दूसरा शब्द के पहला अक्षर नहीं देखना है, पहला अक्षर कोई भी आए तो छोड़ देना है। लेकिन पहला शब्द के अंत में जो आते हैं ना, यदि ई रहा तो यकारी अक्षर के रूप में आना है, ओ रहा तो ओकारी अक्षर के रूप में आना है, रू रहा तो रकारी अक्षर के रूप में आना है। मालूम हुआ? ऐसा मैं मानता हूं, आप सबको मालूम हुआ? ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण है यट संधि। आप उसका उदाहरण देखें तो आपको ही मालूम हो जाता है आखिर क्या है इसका अर्थ, आखिर क्या है इसका अर्थ। इतना है, सरल भाषा में मैंने कहा चुका हूं। दीर्घ संधि में दूसरा शब्द के बारे में देखते हैं, दूसरा शब्द के पहला अक्षर के बारे में देखते हैं, दूसरा तक नहीं तो पहला, उसके जो पहले अक्षर के बारे में देखते हैं। गुण संधि में बहुत महत्वपूर्ण है, दूसरा शब्द के पहला अक्षर के अनुसार ही चलते हैं। वृद्धि संधि में भी दूसरा शब्द के पहला अक्षर के बारे में ही चलते हैं। यट संधि में वैसा नहीं है, पहला शब्द के अंतिम अक्षर के बारे में, अंतिम जो स्वर में आ ई का रहे तो यकार अक्षर के रूप में आते हैं, उ का रहा तो उकार अक्षर के रूप में आते हैं, रू का रहा तो र का अक्षर के रूप में आए तो उसे हम यट संधि कहते हैं। मालूम हुआ ना? चारों के चारों भी मालूम हुआ, ऐसा मैं मानता हूं। देखिए उदाहरण देखिए किस तरह रहते हैं। मैंने कहा था कि ई का आए तो यकार, उ का आए तो वकार, ऋ का आए तो र का अक्षर के रूप में आए तो उसे यट संधि कहलाते हैं। मालूम हुआ? ऐसा मैं मानता हूं। इसका देखेंगे
किस तरह जो सर ने कहा है उसका सही है या गलत है, इसको हम उसका नियम देखेंगे किस तरह रहते हैं। जैसे प्रत्येक, प्रत्येक यकार उपलक्षक के रूप में आया। यहां देखिए स्प्लिट करना है तो यहां यकार है इसलिए प्रति प्लस एक। दूसरा शब्द के पहला स्वर कोई भी आए तो ओके, लेकिन पहला शब्द के अंतिम स्वर ई कार्य आना है। दूसरा है इत्यादि, इति प्लस आदि, इत्यादि। यहां इकार है, यकार है। उसी तरह वकार के बारे में थोड़ा देखना है तो अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है स्वागत। स्वागत, इसको स्प्लिट करना है तो प्लीज सु प्लस आगत, सु प्लस आगत स्वागत। देखिए उकार, उकार रहा तो ओकार आते हैं, ओकार आया। उसी तरह मनवंतर, मनु प्लस अंतरा, मनु प्लस अंतरा मनवंतरा। आपको याद रहना है मनवंतरा इस तरह लिखते हैं। और उसी तरह प्रत्युपकारा, प्रति प्लस उपकार प्रत्युपकारा। अत्याधिका, अति प्लस आदिका अधिका अत्याधिका। या इस तरह यण संधि को बनाते हैं। यण संधि के बारे में जानना है तो यकार उत्तक्षर के रूप में आते हैं, ओकार उत्तक्षर के रूप में आते हैं, रकार उत्तक्षर के रूप में आते हैं। इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना है। यकार उत्तक्षर के रूप में आते हैं, वकार उत्तक्षर के रूप में आते हैं। नहीं तो ऋकार, ऋकार का एक उदाहरण देखना है तो पितृ प्लस आज्ञा, पितृ पितृ पित्राज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा, पित्राज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा। आपको याद रहना है रकार, रुका रहा तो रकार आते हैं, याद रहना है। और इसका आगे का है एक और विशिष्ट प्रकार की जो संधि है वह है अयादि संधि। अयादि संधि में जिस तरह देखिए यण संधि में वह हुआ अयादि, अयादि संधि में यहां वत्तक्षर के रूप में नहीं आते हैं, याद रहना है यकार नहीं तो वकार है, यकार नहीं तो वकार आते हैं, सिंपल शब्दों में आते हैं, याद रहना है। यह एक विशिष्ट प्रकार है। आपको उदाहरण के अनुसार के देखेंगे हम क्या है अयादि, अयादि संधि। अयादि संधि के बारे में देखना है तो जिस तरह आपके मैथमेटिक्स में a raised to m into a raised to n is equal to a raised to mn, एक नियम है, वो पर्टिकुलर नियम है, उसके अनुसार ही करना है, उसमें आप संदेह नहीं लगा सकते हो। इसी तरह हमारे हिंदी में भी अयादि संधि के लिए वही नियम है या सभी संधि के लिए वही नियम है।
उसी प्रकार एक नियम है, वह आप उसके बारे में हम देखेंगे किस तरह वह आते हैं। यह सर्वप्रथम इसका उदाहरण क्या क्या लेते हैं देखिए, जैसे नयन, पवन, गायन, पावन। यहां आप इतना ध्यान, यह देख लीजिए, नयन यकार बीच में आया, पवन वकार बीच में आया, गायन आकार आकर यकार बीच में आया, पावन आकार आकर वकार बीच में आया। इसे अयादी संधि के लिए उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। किस तरह वह स्प्लिट करना है, तो संधि विच्छेद करना है तो किस तरह करना है, किस तरह करना है, यहां देखना है तो आपको उसका नियम एक बार पढ़कर सुनाता हूं, देख लीजिए। यदि ए आई और ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का आई का आई, ओ का औ का आओ हो जाता है। देखिए कोई भी जो स्वर, इसको भी पहला शब्द का ही अंत में जो शब्द है उसको ही देखना है। देखिए ए के बाद में ए आई ओ या नियम है, थोड़ा इस तरह रखेंगे क्योंकि क्या है ए आई ओ आ। याद रहना प्लीज, ए आई ओ आ। यहां स्प्लिट करते हैं, कैसे स्प्लिट करते हैं इसके बारे में हम आपको देखना है। तो यह आपको महत्वपूर्ण है, इसी तरह स्प्लिट करना है। देखिए नयना को कैसे स्प्लिट करना है, देखिए ने ए प्लस अना, देखिए ने प्लस अना नयना, आई का आया नयना, अना है आई का आया नयना, ने एकार होता तो ऐकार के रूप में बदलाव होते हैं। उसी तरह गायन देखिए आयना, गई प्लस अना गायना, नेक्स्ट होगा पो प्लस अना पवन, पौ प्लस अना पावन। देखिए एक शब्द एक विचार कह देता हूं, यह अना 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 आया, इसके कारण क्या है, लास्ट में अना है, अना है, अना है, अना है, यहां अना है। वैसे ही गायिका मैं कहते लिख कर देता हूं, देखिए गायिका गाकार आना है, गायिका, देखिए गई प्लस इका, गायिका। आपको देखना है स्प्लिट कैसे करते हैं, बीच में यकार यकार वकार वकार यकार आइए तो वत्तक्षर के रूप में नहीं है,
सिंपल तरीके से आए तो आपको सीधा साधा डायरेक्टली लिखना है। यहाँ 3 शब्दों का ही मेल होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 शब्दों से ही बनते हैं। आपको याद रहना है बीच में यकार वकार, यकार और नहीं तो वकार वत्तक्षर के बिना रहे तो उसे हम क्या कहते हैं? अयादी संधि कहते हैं। अयादी संधि को स्प्लिट करना है तो यदि यकार रहा तो यहां नयन, नयन, यहां अकार के बाद में यकार रहा तो न या न, ने का लेकर आपको लास्ट का अन और ये कुछ भी लिखना है। आयन रहा तो देखिए, गायन रहा तो गई प्लस अन गायन लिखना है। इसमें डाउट से तो आप कक्षा में आते हैं ना, इस वक्त उसका विस्तार रूप से कहने वाला हूं। आपको इसके बारे में ज्यादा परेशानी नहीं लेना है। यहां देखिए इतना आपको मालूम रहना है, यकार बीच में आते हैं और वह भी वत्तक्षर के बिना आते हैं, याद रहना है। उदाहरण देखना है तो चयन, नयन, गायन, गायक, नायिक, पवन, भवन, पावन, नाविक, ये सभी है। सुवर्ण, सुवर्ण नहीं होता है, सुवर्ण नहीं होता है क्योंकि क्या है, नहीं तो अकार के रूप प्रारंभ होना है, आकार के रूप से प्रारंभ होना है, याद रहना है। आपको इतना है अयादी संधि, अयादी संधि के बारे में इतना कर चुका हूं और उसके बाद में हम देखेंगे लास्ट संधि है विसर्ग संधि, क्योंकि व्यंजन संधि के बारे में कह चुका हूं और विसर्ग संधि के बारे में हम चर्चा करेंगे। समय है तो व्यंजन संधि के बारे में एक और बात कह देता हूं। विसर्ग संधि आपको विसर्ग मालूम है क्या है? ऐसे डॉट आते हैं, अनुस्वार विसर्ग है। अम अहा, अहा आते हैं ना, वह इस तरह आते हैं, आपको याद रहना है। आहा विसर्ग, विसर्ग है। वैसे है विसर्ग संधि में क्या आता है, देखिए स्प्लिट किए तो कोई भी शब्द स्प्लिट किए तो आपको क्या करना है? विसर्ग आना है। वहां स्प्लिट किए तो उसका अर्थ बिगड़ना नहीं चाहिए। कोई भी शब्द स्प्लिट करते हैं तो उसका अर्थ बिगड़ना नहीं चाहिए और उसके यहां विसर्ग आना है। पहला जो शब्द में विसर्ग आना है उसको कैसे लिखते हैं देखेंगे। विसर्ग संधि का डेफिनेशन देखना है तो स्वरूप अथवा व्यंजनों के साथ विसर्ग के मेल से विसर्ग के जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसके लिए एक उदाहरण शब्द देता हूं, निश्चय। निश्चय इसको हम कैसे स्प्लिट करते हैं तो नि प्लस चय, नि प्लस चय, यहां विसर्ग है, स्प्लिट करते हैं। नि प्लस चय अर्थ है, कोई भी संधि बनाते हो तो अर्थ रहना है, अर्थ के बिना आपको लिखना नहीं है, अर्थ रहना है निश्चय। उसी तरह निष्कपट, निष्कपट, निष्कपट कैसे लिखते हैं? नि प्लस कपट, आपको याद रहना है निष्कपट, नि प्लस कपट, निष्कपट। उसी तरह आपको पुरोहित, यह शब्द आया, आपको मैंने कहा था गुण संधि में कहते वक्त ಒಂದು ಕೊಂಬಿರಬೇಕಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್? ಒಂದು ಕೊಂಬಿರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪುರೋಹಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಂಬು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತದೆ, ಪುರೋಹಿತ ಯಾಕೆ ಗುಣ ಸಂಧಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಪುರೋಹಿತ ವಿಸರ್ಗ ಸಂಧಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪುರಃ ಪ್ಲಸ್ ಹಿತ, ಯಾಕೆ है ಪುರಃ ಪ್ಲಸ್ ಹಿತ ಪುರೋಹಿತ, ಪುರದ ಹಿತವನ್ನ ಆಲೋಚಿಸುವವರೇ ಪುರೋಹಿತರು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ನೀವು ಗುಣಸಂಧಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಪುರ ಪ್ಲಸ್ ಉಹಿತ.
ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಉಕಾರ ಆನಾಯಿ उकार आना ही है पुरोहित सॉरी गुण संधि के लिए बनाते हो उहिता के लिए कोई अर्थ नहीं है इसलिए आप विसर्ग संधि में यहां लिख नहीं सकते हैं सॉरी गुण संधि में यहां लिख नहीं सकते हैं विसर्ग संधि के लिए उदाहरण है ಒಂದು ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಪುರಃ ಪ್ಲಸ್ ಹಿತ उसी तरह एक और शब्द है मनोरथ मनोरथ यहां भी आपको अपवाद के रूप में मैंने गुण संधि के लिए अपवाद के रूप में कहा था ना उसी तरह मैंने कहा था देखिए मन प्लस रथ मनोरथ आपको इस तरह स्प्लिट करना है जैसे ये शब्द देखिए निष्कपट नी प्लस कपट निष्कपट नीरस नी प्लस रस नीरस दुर्गंध धू प्लस गंध दुर्गंध मन प्लस रथ मनोरथ पुरः प्लस हित पुरोहित यहाँ विसर्ग संधि के लिए उदाहरण है बच्चों हम संधि के विस्तार अध्ययन करके आज इसका समाप्त किए हैं इसमें डाउट्स है तो कक्षा में आते हैं आप पूछ सकते हैं आप सभी संधि के बारे में आप सबको संधि के बारे में मालूम हुआ है ऐसा मैं मानता हूँ आज की कक्षा यहाँ ही समाप्त कर देता हूँ धन्यवाद।